स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, लेकिन ये पूरा मामला तामिया विकास खंड का है, जहां पर आदिवासी अंचल के मडाल ढाना का है, जहां जर्जर हालत में स्कूल संचालित हो रहा है और बारिश के दिनों में दूसरे घरों पर स्कूल लगाने को मजबूर है शिक्षक। और इस स्कूल है और ये स्कूल जर्जर अवस्था में है और इस स्कूल को बनाने के लिए ग्रामीण पिछले 3 वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जहां मासूम बच्चे भविष्य संवारने की नींव रखी जाती है, वहां की नींव ही कमजोर पड़ी हुई है। स्कूल बनवाने के लिए ग्रामीणों ने बीआरसी, बीईओ से लेकर कलेक्टर तक ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या से उन्हें अवगत भी कराया। कहा कि हम पिछले 3 वर्षों से स्कूल बनाने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अलग तो सोचा। प्रशासन जो है कि ग्रामीणों की सुनने को यहाँ पर तैयार ही नहीं है। खासतौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी अंचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के दावे लोग करते हैं, लेकिन वे दावे यहाँ खोखले नजर आते हैं और इसी विषय पर विस्तार चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए सुनाते हैं कि यहाँ क्या कुछ घटा और क्या कुछ कहा है लोगों ने। के अंतर्गत महाल ढाना में रहते हैं। और महाल ढाना का स्कूल 3 साल से इतना जर्जर है कि बच्चों को बैठने का जगह नहीं रहती और हमारे यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है, ना रोड का कोई सुविधा नहीं है। हम प्रत्येक वर्ष EWP में जितनी हमारे बिल्डिंग है जर्जर और मरम्मत लोग है उनकी लिए डिमांड लेटर भेजते हैं। हर प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्लान में भी उनको भेजा जा रहा है और वहाँ से राशि प्राप्त होने के उपरांत ही उनमें सुधार कर लिया जाए। नहीं, जो क्षतिग्रस्त स्कूल हैं या फिर जर्जर स्थिति में हैं, इनके हम लोग हर साल जो वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्ताव भेजते हैं और वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्ताव हर साल बनते हैं जो शासन स्तर पर जाते हैं, राज्य शिक्षा और शासन स्तर से स्वीकृति। तो ऐसे कितने सालों से आप पहुंचा रहे हैं और कब से आपको स्वीकृति नहीं मिल रही? हर साल हम लोग वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्ताव बना के भेजते हैं निर्माण कार्य जी। और लगभग हम 2018 में हमको स्वीकृति मिली थी बिल्डिंगों की। 2021 में एक बिल्डिंग सेंटर हुई, उसके बाद 2021 के बाद से अभी एक भी भवन का सैंक्शन नहीं हुआ। मडाल ढाना के संबंध में हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। पिछले 3-4 साल लगभग से हम लोग मडाल ढाना के प्रस्ताव भेज रहे हैं जीर्ण भवन के विरुद्ध नवीन भवन की मांग। अब जैसे ही शासन स्तर पर स्वीकृति मिलती है मडाल ढाना का स्कूल भवन बनना। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र के, हमारे प्रदेश और जिले की नहीं है। विद्यार्थी होते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जो शासन में बैठे हैं, अगर वो इस तरीके से अधिकारी बात कह रहे हैं कि 79 स्कूलों की जर्जर हालत है, तो बड़ा खेद है। मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें ध्यान दें और इसके लिए स्पेशल बजट लाकर इन स्कूलों को आवंटित करें, नया उसको सुधार करें, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित होकर पढ़ाई कर सकें और देश के लोग सुरक्षित। मामला तामिया विकास खंड के आदिवासी अंचल के मडाल ढाना स्कूल का है, जहां पर जर्जर भवन में स्कूल संचालित हो रहा है और लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद हालात जो हैं जस के तस बने हुए। जिम्मेदार अधिकारी तो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन इस ओर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष कुमार जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ राकेश प्रजापति जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और देवरावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष गोंगपा के। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि एक बार पहले भी हमने ये खबर चलाई है और उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि इस बार कार्रवाई की जाएगी, भूमि स्वीकृत कर दी जाएगी, नए भवन का निर्माण कर दिया जाएगा। इस बार लापरवाही की खबर नहीं मिलेगी, बावजूद इसके वही के वही हालात हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों को बताना चाहता हूँ समन्वय के द्वारा पूछा गया कि यहाँ उन्होंने बताया कि 79 स्कूल ऐसे हैं और 89 स्कूल ऐसे हैं जो खंडर हालत में है, जिनका हम 3 सालों से, उनका कहना है जिनका हम 3 सालों से शासन प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर पहुंचा रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन स्कूलों की नए भवन की अनुमति भी नहीं दे रहा है, ना ही फंड पहुंचा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शासन प्रशासन इस ओर सुन नहीं रहा है, क्योंकि पहले जब हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पर तो कहा था जिम्मेदार अधिकारियों ने भी कि कार्रवाई की जाएगी और अगली बार तक ये भवन जो है नवनिर्माण कर दिया जाएगा। राकेश प्रजापति जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर लापरवाहियां 3 साल से लगातार ग्रामीण जो है, यहाँ ग्रामीण जागरूक है, ये अच्छी खबर है इसमें कि ग्रामीण शिक्षा को लेकर आवाज उठा रहे, वहीं जिन्हें आवाज उठानी चाहिए, जो प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी बन रही है, वो लापरवाह बना हुआ है यहाँ पर। देखिए, इसके पहले भी अपन इस डिबेट के ऊपर बात किया था अपन ने, और अपन ने बताया था कि जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी अंचल है, तामिया और खासकर हर्रे विकासखंड, यहाँ लगभग 29,000 बच्चे अध्ययनरत हैं और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की हालत बहुत बद से बदतर हो गई है। दूसरा है कि यहाँ पर जैसे कि जो कि अपना मूल विषय है कि हालत, स्कूलों की हालत जर्जर हो गई, ऐसे में शिक्षा से कैसे बच्चों को दिया जाएगा और कैसे वंचित हो जाए, तो भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो नौनिहालों का जीवन भी खतरे में है। शासन प्रशासन इसको और लगातार ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तो मेरा मानना ये ऐसा है कि ये हालात जैसे वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो सीधे ये बोलते हैं कि हमने लगातार 3 वर्षों से हम क्या कहते हैं इन चीजों के लिए आवंटन मांग रहे हैं ताकि भवनों का निर्माण हो सके वहां पर और बच्चों के जीवन के ऊपर कोई खतरा ना हो। इस तरीके से देखा जाए तो खासकर इस विकास खंड के अंदर जो रेनोवेशन जिन स्कूलों की तत्काल लगभग 112 स्कूल ऐसे हैं चिन्हित किए गए हैं कि जहाँ तत्काल रेनोवेशन की आवश्यकता है। वो जो जर्जर है, यहाँ बिल्कुल भी किसी एक कमरे के अंदर जहाँ स्कूल लग रहे हैं वहाँ बाकी बच्चे क्या कहते हैं, या तो खेलते रहते हैं या फिर उनका कोई घानी घोरी नहीं है। इस तरीके के लगभग 26 जो स्कूल है वहाँ एक कमरे के अंदर ये स्कूल संचालित हो रहे हैं। ये राजनीतिक और प्रशासनिक अक्षमताओं का एक प्रतीक जागता उदाहरण है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। जहाँ तक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी ये लोग लगातार ये बात करते हैं कि हम 3 वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं, तो देखा जाए तो राजनीतिक और या राजनेता इस ओर लगातार ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये या तो इस तरीके का छिंदवाड़ा है जो कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पर अगर अपन बात करें 18 के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई थी और 1.5 साल बाद क्या कहते कमलनाथ को पदच्युत कर दिया गया। तो लगातार इस तरीके से देखा जाए कि किस राजनीतिक दल को की पाइपलाइन इस तरीके से काट दिया जाए ताकि या तो एक तो जिले के विकास कार्यों के अंदर जो प्रस्तावित थे या जो चल रहे थे उनके आवंटन के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो लगभग ठप हो गए हैं। लोग तरह तरह की मांग करने के लिए छोटी मोटी समस्याओं के लिए शासन प्रशासन का घेराव करते हैं। आए दिन धरना प्रदर्शन होता है मगर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, बहुत सही बात कही आपने कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि हमने मांग रख दी, लेकिन सरकार अगर पैसा आवंटित नहीं करेगी तो निर्माण किया कैसे जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलताएं भी यहाँ नजर आ रही है। संतोष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं लापरवाही है, अधिकारियों को अगर मामला पता नहीं होता तो समझ में आता। 3 साल से लगातार ग्रामीण चक्कर काट रहे हैं, जर्जर भवन के नवनिर्माण की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, अधिकारी लापरवाह है या फिर किसी हादसे का इंतजार करें? क्योंकि जिस परिस्थिति में वो जर्जर भवन है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, किसी नौनिहाल को नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। क्या जिम्मेदार अधिकारी इंतजार कर रहे हैं? दर्शक मैं बताना चाहूंगा कि मतलब जिले के जो सहायक यंत्री है उन्होंने ऐसा कहना है कि वो भी 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं नए भवनों के निर्माण के लिए। उनके द्वारा बताया गया है कि 79 ऐसे भवन है, स्कूल तालाबों के भवन है जिनका बार बार हर बार भोपाल मध्य प्रदेश कार्यालय पहुंचाए परंतु वहां से स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। ऐसा वहाँ के उच्च अधिकारियों का कहना है छिंदवाड़ा के, जबकि छिंदवाड़ा को विकास मॉडल के रूप में देखा जाता है, परंतु यहाँ विकास के नाम पर आप देखिए आदिवासी क्षेत्र में लोगों से छलावा किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है। आप एक 550 से ज्यादा स्कूल भवन ऐसे हैं जो मरम्मत के लायक है, परंतु मरम्मत का पैसा भी सरकार के पास नहीं है कि स्कूलों की मरम्मत करा सके।
बिल्कुल, सरकार के पास पैसा नहीं कि स्कूल की मरम्मत करवा सके, लेकिन तो क्या नौनिहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने को तैयार है सरकार? सरकार के पास इतनी राशि भी नहीं है कि स्कूल भवन का नवनिर्माण करवा सके। राकेश जी, आपके पास आऊंगी। जहां हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले कमलनाथ जी का चेहरा नजर आता है, क्योंकि कमलनाथ जी का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा। ऐसे में लगातार मॉडल की बात करते हैं कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में सामने आ रहा है। इस तरह के स्कूल जब वहां दिखाई देते हैं तो किस तरह का मॉडल सामने आ रहा है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने अभी इसके पहले भी मैंने ये कहा कि वो ये मोदी का हालात बने हैं, इससे सीधा सीधा साफ साफ ये स्पष्ट नजर आता है कि ये राजनीतिक देश का शिकार हो गया है छिंदवाड़ा। जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वो किस तरीके से ध्वस्त हो रहा है पिछले एक दशक से अपन देख रहे हैं लगातार। क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सहायता शासन पे रही, इनको जिस तरीके से खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामलों के ऊपर जिस तरीके से इनको ध्यान देना चाहिए था, जी, उस तरफ से उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल। और ये राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण इस तरीके, मेरा जहां तक मानना यह है कि राजनीतिक द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई की जा रही है। हर छिंदवाड़ा जिले के हर विकास खंड के अंदर छोटे मोटे जो कार्य चलते थे वो सब ठप पड़े हुए हैं। जिला मुख्यालय के भी हालात इस तरीके से बद से बदतर हो गए हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी को लेकर। ठीक है राकेश जी, हालात है ये वित्तीय मामले जुड़े होने की वजह से ये है कि हालात बनते आ रहे हैं। ठीक है राकेश जी, पुनः आऊंगी आपके पास। संतोष जी, आपके पास आऊंगे। इस वक्त में लापरवाही हो रही है, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। आपको क्या लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती या फिर आदिवासी अंचल की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है? मैं धर्मिष्ठा में बताना चाहूंगा कि मेरे साथ आदिवासी नेता मौलाना जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ग्रामीण मनाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ कि कैसे हाल है यहाँ आदिवासियों के, आदिवासी क्षेत्र में स्कूलों के स्वास्थ्य और शिक्षा के, वो बताएंगे जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज का। मैं गुरमाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा से जिलाध्यक्ष देवरावण बनावी हूँ। छिंदवाड़ा के अंदर लगातार पूरे ब्लॉकों में हम लोग रोज आंदोलन करते हैं। ये छिंदवाड़ा जो मॉडल कमलनाथ जी तो बाहर जो डंका पीट रहे हैं कि हम आदिवासियों के चाहते हैं, आदिवासी वोट का हम जीतते हैं, मॉडल पूरे देश में नंबर 1 है, छिंदवाड़ा को आप ये बनाएंगे, ये दावादारी है। मैं एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूँ। हम गाँवों में जाके देखते हैं स्कूल के हाल अमीर है कि यहाँ हम आवेदन लिख के सब अभी सत्ता में है, उनको भी आवेदन दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले के सांसद जो है नकुल नाथ जी, सांसद कांग्रेस के विधायक है, लेकिन एक भी विधायक की मजाल नहीं है कि वो खुद इन समस्याओं पर नहीं बोले। 3 रिजर्व सीट है यहाँ पर, तीनों आदिवासी विधायक कुछ नहीं बोलते। क्यों? सबके सब कमलनाथ जी के बिल्कुल ऐसे जवानों पर बंधे हुए हैं कि बिना उनके इजाजत के एक शब्द नहीं बोल पाते। और मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री जी है, उनके जब कार्यक्रम होते हैं छिंदवाड़ा जिले के अंदर, तो ये ट्राइबल डिपार्टमेंट से लेकर तमाम विभागों के जो आदिवासी सब प्लान के जो पैसा है उससे बड़े बड़े कार्यक्रम करके अपने कार्यक्रम चमकाते हैं, अपना नाम चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आदिवासियों के मत के लिए जो पैसा आता है, विकास के लिए जो पैसा आता है, वो पैसा सिर्फ इनके प्रचार में, और वो पैसा लाडली बहना भी खर्च कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आदिवासी जो बच्चे छात्रावास में पढ़ते हैं, उनकी जो फीस बननी चाहिए थी छात्रवृत्ति के रूप में, वो फीस 3-3 साल से बच्चों को नहीं मिली है। जब वो हमने जानकारी निकाला आरटीआई के माध्यम से, तो पता चला कि माननीय ने आदिवासी फंड का पैसा लाडली बहना में डाल दिए। ये वही काम कर रहे हैं कि गरीब आदिवासी, एक गरीब किसान की लुंगी छोड़ के उसके सर पे बांधने का काम कर रहा है। ये नहीं देखा जाता कि वो गरीब किसान कुछ पहना है, शरीर में वस्त्र पहना है या नहीं पहना है। ये छिंदवाड़ा मॉडल सिर्फ नाम का है। ये आदिवासियों के हालात इतनी गंभीर है कि फटे कपड़े पहन के टूटे हुए स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर है। यहाँ स्कूलों का जो विकास की आज जो बात हो रही है, मैं आपको बता दूं जी, जितने छिंदवाड़ा जिले के अंदर अभी तो ये कई जगह पत्रकार भी पहुंच पाते हैं, ऐसे भी जगह स्कूल है, वहां हम पहुंचे हैं। मैं अमरवाड़ा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहा हूं और वर्तमान में छिंदवाड़ा लोकसभा का प्रत्याशी भी हूं गुरमाना गणतंत्र पार्टी से। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आदिवासियों के मन में जिस तरीके का छवि बनी है, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इनके पास झंडे नहीं मिल पा रहे हैं अभी, तो गांव में लगाने के लिए कोई वर्कर नहीं मिल रहा है इनको। जो हालात बीजेपी कांग्रेस के छिंदवाड़ा के अंदर है, बहुत दयनीय है।
इस बार गुणवाना गणतंत्र पार्टी और तमाम कार्यकर्ता इनको उखाड़ के फेंकने वाले हैं, और जो स्कूल दिख रहे हैं वो सबके आंखों के सामने। ठीक है, ठीक है संतोष जी मैं चाहूंगी कि आप पूछें इनसे कि क्या लगता है कि सरकार जो लगातार दावे कर रही है बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लगातार दावे कर रही है, क्या उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देवराम जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि जो इस क्षेत्र में आदिवासियों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है? कारण स्पष्ट है जी। सबसे पहले तो आदिवासी बच्ची ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी एक ने। ये बात करते हैं आदिवासी बच्चों के भविष्य की। अरे पहली चीज है, आदिवासी बच्ची ने छात्रावास में आत्महत्या करी, बताइए प्रशासन ने उसको क्या मुआवजा दिया? पूरा हॉस्टल खाली हो गया वहां पर से। ऐसे हॉस्टल है जहाँ बच्चों को जहर खाने से उनकी मृत्यु हो जा रही है। जहर कहाँ से आ रहा है? छात्रावासों में। आदिवासी बच्चों के लिए बात करते हैं तो बताइए, कई हर्रई अमरवाड़ा के कई ऐसे गांव हैं जहाँ नदी में पुल नहीं बने, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और उनसे पूछिए, मैं प्रशासन से पूछता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से पूछता हूँ, नकुल नाथ जी से पूछता हूँ कि आप कितने बार उन स्कूलों में गए हैं? किसी एक स्कूल में बताइए। ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए पहुंचाते हैं और आदिवासी बच्चों को टपकता हुआ पानी, जहाँ पानी टपक रहा है ऐसी जगह बच्चे पढ़ते हैं। खाने के लिए उनको ढंग से भोजन नहीं मिल पाता, इंग्लियां निकल रही है खाने में, और बच्चों को ये पढ़ाएंगे। देखिए दोहरी शिक्षाकरण की नीति चल रही है जी। अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े बने, गरीब आदिवासियों के लिए सरकारी स्कूल। मतलब शिक्षा में दो भाग है, और जब बात आती कंपटीशन की IAS IPS बनने की तो उसमें एक साथ बिठाते हैं। अरे पढ़ाई में भी अगर अमीर और गरीब के बच्चों को एक साथ अगर बिठाएंगे, जैसे एग्जाम के समय बिठाते हैं, अगर वैसे यहाँ पर करेंगे तब जाके बच्चों का हालत सुधरेगा। प्राइवेट स्कूलों में ताला लगाइए, सरकारी स्कूल में जो सांसद से लेकर विधायक के बच्चे पढ़ेंगे, फिर देखिए मात्र 5 साल के अंदर पूरे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। क्या किसी नेता में हिम्मत है? क्या नकुल नाथ जी में हिम्मत है? कमलनाथ जी में हिम्मत है? माननीय मोहन यादव जी में हिम्मत है? शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पहुंचाए? अगर हिम्मत है, शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो जिला अध्यक्ष गुणवाना गणतंत्र पार्टी देवरावन बलावी चेतावनी देता हूँ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आप गरीब आदिवासी बच्चे के साथ पढ़ाइए, फिर देखिए शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। क्या सुधारने नहीं चाहते? 10 साल से सिरपुर की बात देखिए, इनकी योजनाएं कुछ नहीं है, जमीन स्तर पर खत्म हो चुकी है। ये क्या शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे? ये तो जानबूझ के आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सभी हार पूरी जनता, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और मध्य प्रदेश का 25% आदिवासी इसलिए भाजपा के साथ नहीं है, अब कांग्रेस के भी साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पूरे नेता ने भाजपा ज्वाइन कर लिए। छिंदवाड़ा जिले के अंदर कांग्रेस तो पूरी खत्म ही हो चुकी है, लेकिन आदिवासी अपने स्थान पर अड़ी गए, गुणवाना गणतंत्र पार्टी उनके साथ खड़ी। ठीक है देवराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि सरकारी स्कूलों का स्तर तब सुधरेगा जब सरकारी अधिकारियों के या फिर नेताओं के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सबसे बड़ा सवाल संतोष जी, जैसा कि इन्होंने कहा भी है देवरावन जी ने, कि सरकारी जो शिक्षक हैं, जो सरकारी स्कूल है, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षक के बच्चों की अगर बात करें तो वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। ऐसे में बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि विधायकों के, अधिकारियों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो हालात सुधर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी स्कूल की हालत कब सुधरेगी? जो जर्जर अवस्था में वो भवन है, जब तक उस पर जिम्मेदार अधिकारी या फिर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक ये लापरवाहियां ऐसी की ऐसी बरकरार रहेगी। यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे, ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं, 3 साल से मांग कर रहे हैं, कई बार ज्ञापन दिए हैं, हर बार केवल आश्वासन दिया गया। अब इस बार जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं? संतोष जी सुन पा रहे हैं? मैं धर्मिष्ठ में बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों का इस पर ध्यान ही नहीं है। अभी छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री आए हुए हैं, उन क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर कोई भी पार्टियां ध्यान नहीं दे रही। यहाँ स्कूल की हालत देखेंगे, मैंने ग्राउंड जीरो 26 फरवरी की जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दिखाया था, मैंने उस स्कूल की हालत मैंने आपको बताया था, हमारे दर्शकों को बताया था कि पूरी जर्जर हालत में जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ हाथ लगाने से वहाँ की मिट्टी और पत्थर कंकड़ जो रेत सीमेंट लगाई जाती है और जो बोल्डर लगाए जाते हैं मिट्टी, वो भरभरा के गिर रही होती है, वो आपने देखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन की लापरवाही तो नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लापरवाही। राकेश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से पिछली बार जब यही कार्यक्रम चला था और उस स्कूल की स्टोरी जब ली गई थी, आपने खुद देखा था कि ऊपर से छत से हिस्सा नीचे गिर रहा था। आज भी बच्चे वहीं बैठकर पढ़ने को मजबूर है। हादसा हम नहीं कहते कि होगा, लेकिन इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि इंतजार ही कर रहे हैं वास्तविकता में अधिकारी की कोई हादसा होगा और फिर तुरंत सरकार जागेगी, अचानक से नींद से जागेगी और फिर सभी स्कूलों में कार्रवाई की जाएगी? क्या इंतजार है हादसे का, या फिर ये हालात सुधारने के लिए कोई हादसा ही हो?
धर्मिष्ठा, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है वो अगर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, उसका फिर उसके बाद उस व्यवस्था को सुधारना ये कहीं मुमकिन नजर नहीं आता है। जिम्मेदार अधिकारी लगातार अगर जो चाहें तो प्रशासन राजनीति एक अपनी जगह होती है। राजनीतिक नेता लोग आके बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, उसके बाद जिस व्यवस्थाओं तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, उन घोषणाओं का बाल प्रतिवेदन क्या कहते हैं, जिस जिले के अंदर या जिस विकासखंड के अंदर ये घोषणा करते हैं उसका बालक प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है। सरकार उसकी यानी जो तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो अगर निकम्मा और निकृष्ट हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों को क्या कहते हैं सही तरीके से निर्वहन न करे, तो हालात आपके सामने हैं। आज हम किसी बात की ओर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, हम उन नौनियानों की चिंता आपको है, मीडिया को है, हम जनप्रतिनिधियों, हम जैसे पत्रकारों को है और जनप्रतिनिधि हैं। अब रही बात, हम इसको मैंने जैसा कि पहले कहा कि राजनीति एक आज इतनी हावी हो गई है कि सड़क से लेके आपके किचन तक राजनीतिक प्रभाव डालती है। ऐसे में इस तरीके के हालात बनना, ये दोनों ही राजनेताओं, मौजूदा वक्त की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र, इसके निकम्मे बनकर ये जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात आदिवासियों की स्टेट आदिवासियों के ऊपर जम के राजनीति होती है। हम देखे हैं कि ये बन गए हैं राजनीतिक टूल्स, उनके नाम के ऊपर तरह तरह के लोग राजनीति करते हैं, तरह तरह के उनको लोग लुभावन में बातें घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं के बाद अपना तो ये हित साध लेते हैं, मगर हालात जस के तस हैं। आज मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि यहाँ पर ये स्कूलों की बात नहीं, ये एक तरीके से एक तंत्र राजनेता जिस तरीके से एक संगठित होकर इस शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आज मध्य प्रदेश के अंदर हालात हैं कि लगभग 3.5-4 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है और ये राजनेताओं मौजूदा वक्त की राजनीति लोग लुभावन घोषणाएं करती हैं, किसी न किसी समाज के किसी वर्ग को तरफ घोषणाएं करके उनको थोड़ा सा आंशिक लाभ पहुंचाकर पूरे तंत्र को, पूरी व्यवस्था को उन्होंने भ्रष्ट करने का काम कर दिया है। उसके बाद अगर आप इस तरीके अगर किसी चीज का किसी मद अगर आप परिवर्तन करके दूसरे मद की आपूर्ति कर देते हैं तो उसके साथ तो अन्याय है। इस तरह शिक्षा आज हालात ये देख लीजिए कि आजादी के 70 सालों के बाद भी हालात बद से बदतर है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत सही बात कही आपने कि आजादी के 70 साल के बाद भी हालात बद से बदतर है। जहां एक और हम मॉडल शिक्षा की बात करते हैं, नेट से पढ़ने की बात करते हैं, AI तकनीक की बात करते हैं, ऐसे में बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। संतोष जी और राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ बात कर रहे थे आदिवासी अंचल के मडाल ढाना स्कूल की, जहाँ जर्जर भवन में स्कूल संचालित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जर्जर भवन के हालात इतने दयनीय है कि छत हाथ लगाते ही नीचे गिर रही है और उसी छत के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और जनप्रतिनिधि मात्र वोट मांगने के लिए 5 साल में एक बार धरातल पर उतरते हैं। उन्हें बच्चों के जीवन से कोई लेना देना नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक बच्चों को उचित भवन मिलता है और जर्जर भवन से मुक्ति मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।